Good morning, dear student. We have studied about the sexual reproduction in flowering plants. प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने मेरे YouTube चैनल पे HR पोर्टल ट्यूटोरियल पे आवर्त बीजी पाठकों में लैंगिक जनन RBC का चैप्टर चल रहा था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। इस चैप्टर में सबसे पहली बात जो की थी मैंने आपसे, वो पुष्प की संरचना, पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प में पाए जाने वाला नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास, और मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। उसके बाद में हमने बात की थी परागण के बारे में कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण के अनुकूलन, परपरागण के अनुकूलन। और उसके बाद में परपरागण की विधियां, जिसमें हमने वायु द्वारा, जल द्वारा, अधोजल, अधिजल, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा, मनुष्य द्वारा, इन सब के बारे में हमने 1 बाय 1 बात की थी, अध्ययन किया था। इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जब परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आपको एक बात चेक करनी होगी, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया है क्या? ये क्वेश्चन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 नंबर का आ चुका है, जिसके डायग्राम के बारे में भी आ चुका है, NCERT और इन सब में कॉमन चैप्टर है ये। सबसे पहले देखो 2 बातें, पराग पुष्प का नर भाग, स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग, अर्थात पुष्प के नर और मादा भागों और युग्मकों के मध्य एक विशेष प्रकार की रासायनिक अनुक्रिया होती है, रेस्पॉन्स दिया जाता है एक दूसरे को, और इस प्रकार की अनुक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। नर तथा मादा भाग के मध्य में एक रासायनिक अनुक्रिया पाई जाती है, एक रासायनिक आकर्षण पाया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं परागण के बाद संपन्न होती है। तो सबसे पहला हम लोग बात करें कि किस प्रकार से इस प्रकार का परिवर्तन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो बात करेंगे इसके बारे में, वो ये करेंगे, एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब परागण की प्रक्रिया होती है तो परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों की सामूहिक प्रक्रिया, जो जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों को सामूहिक रूप से पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले परागण की प्रक्रिया से जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये स्त्रीकेसर भाग का वर्तिकाग्र, ये इसका वर्तिका भाग, और ये इसका अंडाशय भाग, और इसमें पाई जाने वाली संरचना ये हो जाएगी बीजांड, अर्थात बीजांड में ही पाया जाता है मादा युग्मक पाया जाता है। नर युग्मक के रूप में परागकण यहाँ पहुंच जाता है। परागकण, परागकण का परागण के द्वारा, परागण एक प्रक्रिया है, उस परागण की प्रक्रिया से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और फिर होने वाले परिवर्तन सामूहिक रूप से पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। क्या क्या परिवर्तन होंगे देखो। जैसे ही परागकण यहाँ पहुंचता है वर्तिकाग्र भाग द्वारा रसायनों का, तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। नंबर 2, वर्तिकाग्र यानी मादा भाग द्वारा विशेष रसायन स्त्रवण, विशेष रसायन स्त्रवण।
रसायनों का स्त्रवण किया जाता है। नंबर 3, रसायन स्त्रवण के पश्चात पराग कणों का अंकुरण होगा। पराग कणों का क्या होगा? अंकुरित होना या अंकुरण होना। नंबर 4, पराग नली का निर्माण। पराग नली का निर्माण। नंबर 5, पराग नली की लंबाई में वृद्धि। नंबर 6, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। देखो, सबसे पहले ये जितने भी परिवर्तन मैंने आपको बोले हैं, ये सारे परिवर्तन पराग स्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया कहलाता है। सामूहिक रूप से ये सारे एक आकर्षण है। अनुक्रिया कह दो, पारस्परिक क्रिया कह दो, एक दूसरे का रेस्पॉन्स आ जाएगा। डायग्रामेटिक फॉर्म में लेंगे। देखो, सबसे पहले ये परागकण पहुंचा, वर्तिका रसायनों का स्त्रवण करेगी, परागकण होगा वो अंकुरित हो जाएगा इस प्रकार से। अंकुरित होने के पश्चात पराग नली की लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी इस प्रकार से। कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितनी पराग नलियां बनेगी, कितने परागकण अंकुरित होंगे। देखो, यहां पर जितने भी परागकण पहुंचते हैं, अंकुरित तो 50% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, लेकिन बीजांड तक एक ही पराग नली प्रवेश करेगी। तो पराग नली की लंबाई में वृद्धि हुई, और पराग नली की लंबाई में वृद्धि होने के बाद ये पराग नली वर्तिका द्वारा होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये पराग नली यहां से होती हुई अंततः कहां पहुंच जाएगी? बीजांड तक पहुंच जाएगी इस प्रकार से। ये सारी प्रक्रिया जो मैंने बोली है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना, यूं तो परागकण दूसरी जातियों के भी पहुंचते रहते हैं, लेकिन अंकुरित नहीं होंगे। सजातीय तक स्थिति होगी, वहां फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन प्रोटीन होगी, विशेष प्रकार की प्रोटीन इनकी पहचान करेगी, और जो प्रोटीन इनकी पहचान करेगी विशेष प्रकार का रसायन स्त्रवित होता है, इसका मतलब सजाती है। फिर वो परागकण अंकुरित होंगे। होने वाले अंकुरणों की संख्या कितनी भी हो सकती है, वो उन पे क्षमताओं पर निर्भर करेगी। 50%, 60%, 40%, 30%, 20% भी हो सकती है। अंकुरण के बाद पराग नली का निर्माण होगा। इस प्रकार से पराग नली बन जाएगी। पराग नली वर्तिका से होकर गुजरेगी। यह वर्तिका की स्थिति को चेक करें तो अलग अलग पादपों में वर्तिका की स्थिति अलग अलग है। कुछ ऐसे पादप है जिनमें वर्तिका खोखली होती है, कुछ में वो कोशिकीय मधुतकी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किसी के अंदर विशेष प्रकार की परिस्थितियां और भी अलग हो जाती है। लेकिन इस पराग नली को एंजाइम स्त्रवित करते हुए, उन कोशिकाओं को नष्ट करते हुए अंततः उसको बीजांड तक तो पहुंचना ही होगा। तो पराग नली का निर्माण के पश्चात उसकी लंबाई में वृद्धि हमेशा वर्तिका पे निर्भर करेगी। कितनी लंबी होगी पराग नली, ये निर्भर करेगा वर्तिका पे निर्भर करेगा। जितनी वर्तिका लंबी होगी पराग नली उतनी लंबी होगी। वर्तिका जितनी छोटी होगी आपके पास में पराग नली उतनी ही छोटी होगी। और जैसे ही वो यहाँ पहुंच जाती है तो वो भाग पहुंच जाता है किसमें? बीजांड में। बीजांड में कौन है? मादा युग्मक। परागकण कौन सा भाग है? नर भाग है। तो इस प्रकार से नर और मादा के बीच में एक विशेष प्रकार का आकर्षण आ जाता है, और रसायनों के रूप में वो अंक्रियाएं व्यक्त करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। और यही प्रक्रिया सामूहिक रूप से कहलाती है पराग स्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया कहलाती है। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना, वर्तिकाग्र पर विशेष प्रकार के रसायनों का स्त्रवण होना, परागकणों का अंकुरित होना, पराग नली का निर्माण होना या पराग नली की लंबाई में वृद्धि होना, और पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ये आपके पास में आपकी बुक से ही एक डायग्राम लिया गया है, और ताकि आपको ध्यान रहे कि बुक में कौन सा कंसेप्ट है, उसी से आपको चेक करना होगा। सबसे पहला केस आपको ये देखना है, यहाँ पर पराग स्त्री
स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया का ये चित्र है, जिसमें ये वाला पूरा का पूरा भाग हमारे पास में मादा भाग यानी स्त्रीकेशर भाग है। देखो परागकण यहां पर पहुंचे, ये परागकण पहुंचे, फिर आपने कहा रसायन स्रवित हुए, रसायन स्रवण हो गए, फिर आपने बोला परागकण अंकुरित हुए, ये अंकुरन हुआ, अंकुरन के बाद में वहां पर पराग नली का निर्माण हुआ, ये पराग नली का निर्माण हुआ। फिर आपने बोला पराग नली की लंबाई में वृद्धि, अब ये पराग नली कितनी लंबी होगी, ये सब कुछ वर्तिका पे निर्भर करेगा। ये जो पूरी संरचना आपको शो की जा रही है पूरी की पूरी, ये एक बीजांड है और बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश ही तो मादा युग्मोद्भिद है, क्योंकि नर युग्मोद्भिद वाली संरचना को, नर युग्मक को मादा युग्मोद्भिद तक पहुंचना होगा और उसको वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आकर्षण होता है, और वही तो हमारे पास में पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। तो चेक कर सकते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में वर्तिकाग्र द्वारा रसायनों का स्रवण होना, पराग कणों का अंकुरित होना, पराग नली की लंबाई में वृद्धि होना, पराग नली की लंबाई वर्तिका पे निर्भर करेगी, और लास्टली आपके पास आ जाता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ये बीजांड वाली संरचना है पूरी की पूरी, और इसमें ये पराग नली यहाँ पर पहुंच जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। नाउ दिस टाइम एक नया प्रश्न और पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि पराग नली बीजांड में प्रवेश मार्ग के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। पराग नली का बीजांड में प्रवेश मार्ग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। आपके पास में सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है पराग नली। कितने प्रकार से बोलो? 3। नंबर 1 बीजांड द्वार से, नंबर 2 निभाग से, इधर यहां से, और नंबर 3 अध्यावरण से, यहां से। वापस चेक करें, पराग नली बीजांड में प्रवेश के मार्ग 3 हो सकते हैं। द एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स दे हैव 3 पाथ, उनके अंदर 3 पथ होंगे। बीजांड द्वार 1, निभाग 2, अध्यावरण 3। लगभग मोर देन 90% आवर्तबीजी पादपों में पराग नली बीजांड में जो प्रवेश करती है वो बीजांड में प्रवेश सिर्फ अध्यावरण से, नॉट बीजांड द्वार से ही करती है। आपने पहले बीजांड की संरचना पढ़ी है, ये आपके पास में पाया जाने वाला भाग बीजांड द्वार है, यहीं से एंटर होगी। 90% से ज्यादा आवर्तबीजी पादपों में सिर्फ और सिर्फ इसका प्रवेश बीजांड द्वार से ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे पादप है बीजांड द्वार के विपरीत छोर को निभाग कहते हैं, तो कई बार पादपों में निभाग से भी प्रवेश करेंगे, निभाग से प्रवेश करके इधर आएगी। नंबर 3, अगर बीजांड द्वार से प्रवेश नहीं करती है तो निभाग से करेंगी, निभाग से भी नहीं करती है तो वहां पर जो अध्यावरण होता है उनको भेदते हुए उसको मादा युग्मक के पास जाना होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में प्रश्न का उत्तर ये रहा, पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश के मार्ग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बीजांड में प्रवेश मार्ग पूछा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 3 प्रकार से होगी। केस नंबर 1 ये है, बीजांड द्वार से मैक्सिमम यही होगा। नंबर 2 निभाग से प्रवेश वाला ये रहा, और नंबर 3 अध्यावरणी प्रवेश, ये अध्यावरणी प्रवेश का ये भाग रहा। तो हमारे पास में पराग नली बीजांड में प्रवेश के 3 मार्ग हो सकते हैं, बीजांड द्वार 1, निभाग 2 और अध्यावरण 3। नेक्स्ट हम लोग इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि कई बार पराग नली बीजांड में प्रवेश कर जाती है, इन 3 मार्गों में से किसी भी मार्ग से वो प्रवेश करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि पराग नली को भले ही बीजांड द्वार से प्रवेश करे, निभाग से प्रवेश करे, अध्यावरण से प्रवेश करे, लेकिन निषेचन के लिए तो उसको बीजांड द्वार पे आना ही होगा, क्योंकि बीजांड द्वार पर ही मादा युग्मक पाया जाता है। अंड कोशिका जिसको कहा था आपने, वो अंड कोशिका सिर्फ बीजांड द्वार पे ही होती है। लेकिन एक और समस्या है, कई बार पराग नली बीजांड द्वार तक पहुंच भी जाती है लेकिन निषेचन नहीं हो पाता है। अर्थात हमारे पास में एक प्रश्न पूछा हुआ है, असंगतता या स्व
अनिश्चितता, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, असंगतता, स्व अनिश्चितता, या दूसरे शब्दों में इनकम्प्लेबिलिटी कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास में एक सिंपल सा प्रोसेस है, नर युग्मक भी बना, परागण की प्रक्रिया हुई, मादा युग्मक भी बना और परागण की प्रक्रिया से नर युग्मक ने पराग नली, पराग स्त्री केशर पारस्परिक क्रिया हो गई और उस पारस्परिक क्रिया के बाद दोनों एक दूसरे के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों नर भाग और मादा भाग कार्यक्षम भी है और दोनों के दोनों भाग जननक्षम भी है। मीन्स दे आर द फंक्शनल एज वेल एज दे आर द फर्टाइल। लेकिन उनके बीच में इस प्रकार का कोई अवरोध आ जाता है और उस अवरोध के कारण वहां पर ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, दोनों का संलयन नहीं हो पाता है और इन दोनों का इस प्रकार से संलयन न होने की प्रक्रिया को ही हम असंगतता कहते हैं, स्व अनिश्चितता कहते हैं, इनकम्प्लेबिलिटी कहते हैं, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, असंगतता किसे कहते हैं, असंगतता क्यों उत्पन्न होती है? तब आपका आंसर रहेगा कि नर और मादा युग्मकों के कार्यक्षम और जननक्षम होने के बावजूद किसी अवरोध की वजह से इन दोनों का आपस में संलिप्त न हो पाना असंगतता कहलाता है, स्व अनिश्चितता कहलाती है। असंगतता हमारे पास में दो प्रकार की होती है, एक इंटर स्पीसीज होती है जिसको हम लोग अंतरजातीय कहते हैं। अंतरजातीय का मतलब यह दो अलग अलग जातियों के मध्य प्राकृतिक रूप से कभी भी नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होगा। जैसे वृश्चिका यानी सरसों और मूली के बीच में हम नर और मादा युग्मकों को पहुंचाने के बावजूद भी उनका संलयन नहीं करवा सकते, इस प्रकार की प्रक्रिया अंतरजातीय असंगतता कहलाएगी। दूसरा आता है अंतःजातीय। अंतःजातीय ही आपके पास में स्व अनिश्चितता है। मतलब ये हुआ कि एक ही जाति के नर और मादा युग्मक होने के बावजूद, जैसे आपने कहा कि सरसों के नर युग्मक और सरसों के ही मादा युग्मक है, दोनों एक ही जाति के होने के बावजूद आपस में संलिप्त नहीं हो पाते हैं, इसी को अंतःजातीय या स्व अनिश्चितता के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर वापस पूछा गया है, क्या असंगतता के कारण क्या है? तो ध्यान दें, आपके पास में सबसे पहले जो पराग स्त्री केशर पारस्परिक क्रिया के चरण थे, उन्हीं सभी के आगे नहीं शब्द आप लगा दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला असंगतता के कारण, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी के रीजन क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला भाग इन कारणों में, नंबर 1 पराग कणों का अंकुरित न हो पाना, यानी जो पराग कण है वो अंकुरित ही नहीं हो पाना। जब पराग कण अंकुरित ही नहीं हो पाएंगे तो निषेचन की कोई संभावना नहीं होगी। नंबर 2 पराग नली की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाना, जो पराग नली बनती है वृद्धि नहीं हो पाना, अर्थात परागकण कई बार क्या होता है, परागकण अंकुरित ही नहीं हो, और अगर अंकुरित हो जाता है तो मतलब ये हुआ कि पराग नली नहीं बन पाती है। नंबर 3 पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना। जब पराग नली वर्तिका में ही फट जाएगी और हमारे पास में बीजांड जो पाया जाता है वो अंडाशय में पाया जाता है, ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नंबर 4 पराग नली का यानी पोलन ट्यूब का बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाना, प्रवेश नहीं कर पाना। पाई जाने वाली जो पोलन ट्यूब है वो वर्तिका में नहीं फटती, बाय द वे वर्तिका तक पहुंच जाती है, वर्तिका से बीजांड के द्वार पर आ जाती है,
लेकिन किसी कारण से वो बीजांड में 3 मार्ग जो मैंने आपको बताए थे, उन 3 मार्गों से वो प्रवेश नहीं कर पाती है। इसका मतलब एक बार फिर परागण नहीं हो सकता। और नंबर 5, कई बार उनके बीच में किसी प्रकार का कार्य की अवरोध पाया जाना, यानी वहां पर इस प्रकार का कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाता है, अवरोध पाया जाना, जिसकी वजह से भी नर और मादा युग्मक कार्यक्षम और जननक्षम होने के बावजूद भी उनका संलयन नहीं हो पाता है। ये आपके पास में प्रश्न आ चुका है 2 नंबर पे। वापस चेक करें, असंगतता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और कारण क्या है। असंगतता का मतलब कार्यक्षम और जननक्षम नर और मादा युग्मक होने के बावजूद उनका संलयन न हो पाना असंगतता है, निश्चित नहीं हो पाना असंगतता है। कार्यक्षम है, जननक्षम है, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पाते हैं, उसको यानी असंगतता। अ मतलब नहीं, बिना, संगतता का मतलब साथ साथ, साथ साथ का मतलब निशेषण, अर्थात नर और मादा युग्मक होने के बावजूद भी वो निशेषित नहीं हो पाते। 2 प्रकार है, अंतर जातीय और अंतराजातीय। एक तो अपने अलग अलग जातियों के बीच में और एक ही जाति के बीच में। कारण पराग कणों का अंकुरित नहीं होना, पराग नली की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाना, पराग नली का वर्तिका में फट जाना, या पराग नली का बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाना, और या कार्य की अवरोध का पाया जाना। इन 4 परिस्थितियों की वजह से हमारे पास में असंगतता की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट, इसी का दूसरा पॉइंट आता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या विशेष रूप से आपके यहाँ पर आवर्त बीजी पादपों में जो पाई जाने वाली निषेचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवर्त बीजी पादप है उनमें निषेचन की प्रक्रिया अपने आप में विशेष होती है। एकमात्र इस दुनिया का आवर्त बीजी पादप ही है जिसके अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। दुनिया के किसी भी जीव में, जटिल से जटिल जीवों में भी इस प्रकार का निषेचन नहीं होता, केवल आवर्त बीजी पादपों में ही ऐसा पाया जाता है। दोहरा निषेचन क्या होता है, कौन कौन से इसके 2 प्रकार है उसको चेक करें। इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये है, आप एक बार बीजांड की संरचना को जरूर चेक करें। यहां पर आपके पास में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। मादा युग्मोद्भिद की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना आपने पढ़ी थी। 3 कोशिकाएं हैं। जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसको अंड समुच्चय, विपरीत ध्रुव पर पाई जाती है उसको प्रतिमुखी कोशिका, मध्य में जो कोशिका पाई जाती है एक कोशिका लेकिन केंद्रक 2 होते हैं, उसको द्वितीय केंद्र कोशिका, ध्रुवीय केंद्र कोशिका, पोलर न्यूक्लियस सेल के नाम से जाना जाएगा। इसके चारों तरफ द्विगुणित आवरण पाया जाता है जिसको बीजांड काय कहते हैं। और उसके बाद इनके चारों तरफ आपके पास में अध्यावरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। जो अध्यावरण और आवरण पाया जाता है उसी अध्यावरण और आवरण को आप लोग जिस नाम से जानेंगे वो अध्यावरण है। तो कुल मिला के ये एक बीजांड की संरचना है। इस ओव्यूल्स बीजांड की संरचना में आपने कहा कि पराग स्त्रीकेशर पारस्परिक क्रिया की सहायता से पराग नली पहुंच जाती है। पहुंचने के आपने 3 मार्ग बताए थे, बीजांड द्वार 1, निभाग 2, अध्यावरण 3। हमारे पास में सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो आप एक ही शब्द में कहेंगे कि ये पराग नली है और ये पराग नली सामान्य रूप से हमारे पास में बीजांड द्वार पर पहुंच जाती है। और इस पराग नली के शीर्ष भाग पर, पराग नली के शीर्ष भाग पर 2 विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको नर युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बाकायदा मेंशन कर सकते हो कि ये है इसकी पराग नली और ये दोनों संरचनाएं सामूहिक रूप से नर युग्मक कहलाते हैं, मेल गैमेट्स कहलाते हैं। और ये भाग जो इसके पास में पाया जाता है उसको अंड समुच्चय कहते हैं। और अंड समुच्चय की मध्यवर्ती कोशिका को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहेंगे। और ये हमारे पास में है ध्रुवीय केंद्र कोशिका। कौन सी कोशिका? ध्रुवीय केंद्र कोशिका, पोलर न्यूक्लियस सेल, द्वितीय ध्रुवीय केंद्र कोशिका भी कह सकते हो। अब सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया निषेचन का चित्र बनाइए, तो आपको यही डायग्राम बनाना होगा। ये बीजांड का चित्र हो जाएगा, बीजांड में ये मादा युग्मक हो जाएगा, ये मादा युग्मोद्भिद है। पूरी संरचना 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना, 3 और 3 6 और 1 7 कोशिकाएं 8 केंद्र, ये मादा युग्मोद्भिद है।
और ये पराग नली और पराग नली के अंदर नर युग्मक है। इस पराग नली नर युग्मकों को तो हम बोलते हैं नर युग्मोद्भिद, और ये संरचना है वो नर युग्मक है। अब पहला प्रश्न यही आपका, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि निषेचन है क्या? तो आपका एक ही आंसर है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का संलयन होना, फ्यूज हो जाना आपस में, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अर्थात नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में फ्यूज होना निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या कुछ किताबों में सिनगैमी के नाम से भी इसको मार्क किया गया है। क्लियर? अब बात यह है कि अमर बीज पादपों में दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है? दो बातें आप कहेंगे। पहला निषेचन होता है वो सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कह सकते हो। यहां पर होगा क्या? जैसे ही परागनली बीजांड द्वार पे पहुंचती है, यहां पर पाई जाने वाली सहायक कोशिकाएं होती है, वो अंगुलीनुमा प्रवर्धक का निर्माण कर देती है, जिसको हम लोग आपके पास में फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और ये इस परागनली को बीजांड में, भ्रूणकोश में, मादा युग्मोद्भिद में प्रवेश का मार्ग बताती है। इसी के साथ में प्रथम नर युग्मक यहां से रिलीज हो जाएगा, और ये प्रथम नर युग्मक और इसके बीच में पाई जाने वाली अंड कोशिका आपस में सलित हो जाएगी, दोनों की दोनों। ये है अंड कोशिका और ये आपके पास में कौन सी संरचना? नर युग्मक। तो सत्य निषेचन का मतलब ये हुआ नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, एग सेल। मादा युग्मक भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं। नर युग्मक एन अवस्था में, अंड कोशिका एन अवस्था में, दोनों आपस में सलित हुए 2n संरचना बनी, जिसको हमने युग्मनज यानी जाइगोट कहा। और ये जाइगोट ही वो संरचना है जो आगे जाकर के भ्रूण बनाती है, और भ्रूण अगली पीढ़ी है, भ्रूण अगली पीढ़ी के नाम से जानी जाएगी। तो कुल मिला के पहले आप सत्य निषेचन के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले सत्य निषेचन किसे कहते हैं? एक नर युग्मक, पहला नर युग्मक, क्योंकि सहायक कोशिकाएं अंगुलीनुमा प्रवर्धकों का निर्माण कर लेती है, ये दोनों अंगुलीनुमा प्रवर्ध हो गए। और इसके साथ में पाए जाने वाला नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों अगुणित है। ये अंड कोशिका एन अवस्था में, नर युग्मक एन अवस्था में, दोनों मिले 2n अवस्था बनी, युग्मनज बना। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होकर के वापस क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। लेकिन युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी कहलाता है। नंबर 2 पे चेक करें वापस। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आता है त्रिक संलयन। कौन सा संलयन बताओ? त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है? आपके पास में दूसरा नर युग्मक, क्योंकि आपने कितने नर युग्मक बताए थे? 2। तो दूसरा नर युग्मक यहां से आपके पास में रैंडम मूवमेंट करता हुआ ये नर युग्मक यहां पहुंच जाता है। किसके पास? ध्रुवीय केंद्र कोशिका के पास पहुंचेगा। यहां से ये नर युग्मक है वो आपके गति करता हुआ यहां आ जाता है, नर युग्मक, द्वितीय नर युग्मक। आप लिखेंगे त्रिक संलयन में दूसरा नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, या कोई जरूरी नहीं, आप इसको द्वितीय केंद्र कोशिका भी कह सकते हो। अब आपको चेक करना है दूसरा नर युग्मक कौन सी अवस्था में? एन अवस्था में। ये अगुणित है, एन अवस्था हैप्लॉइड फॉर्म है। लेकिन यहां पर पाए जाने वाले ध्रुवीय केंद्र कोशिका, जो ये आपके पास में ध्रुवीय केंद्र कोशिका है, वो कौन सी अवस्था में? 2n अवस्था में। n प्लस 2n दोनों मिले कितने बने? 3n, अर्थात त्रिगुणित, 3 केंद्रकों का संलयन हुआ। इस प्रकार से जो बनी कोशिका है वो हमारे पास में कहलाती है PEN, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के नाम से जाना जाएगा, जो त्रिगुणित है, जिसमें नर युग्मक के भी गुण है, जिसमें मादा युग्मक के भी गुण है, दोनों के गुण है। कितने केंद्रकों का संलयन हो रहा है? 3, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? त्रिक संलयन। नाउ स्टैंड नोट इट। हमारे पास में ये जो त्रिगुणित केंद्रक बना, आगे जाकर के ये संरचना समसूत्री विभाजन से भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म बनाती है,
और ये जो एंडोस्पर्म होता है परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। केवल पोषण ही नहीं, पोषण भी संकर प्रकृति का है जिसमें नर के भी गुण है और मादा के भी गुण है। तो एक बार फिर चेक करें, हमारे पास में आवर्त बीजी पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन पाया जाता है। नंबर 1 सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, नर युग्मक एन अवस्था में, अंड कोशिका एन अवस्था में, एन और एन मिलकर के 2n यानी युग्मनज बना और युग्मनज में समसूत्री विभाजन से भ्रूण बनेगा और भ्रूण हमारी अगली पीढ़ी है। दूसरे नंबर पे चेक करें, त्रिकशल्यन, ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा नर युग्मक, जो ये दूसरा नर युग्मक गति करता हुआ कहां पर पहुंच जाएगा, ध्रुवीय केंद्र कोशिका के पास पहुंचेगा। तो ये ध्रुवीय केंद्र कोशिका और दूसरा नर युग्मक दोनों आपस में फ्यूज हुए। ये 2n अवस्था में था, नर युग्मक n इन हैप्लॉइड अवस्था में, दोनों मिलकर 3n बने 3n। जैसे ही हमारे पास में 3n बने, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कोशिका के नाम से जाने, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कोशिका है जो त्रिगुणित है, PEN के नाम से जानते हैं, समसूत्री विभाजन होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा और ये भ्रूणपोष संकर प्रकृति का, त्रिगुणित प्रकृति का, संकरित प्रकृति का और परिवर्तित हो रहे भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो कुल मिला के एकमात्र दुनिया का जीव है आवर्त बीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट्स वेयर इज द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अर्थात आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न हुई, एक सत्य निषेचन के रूप में और एक त्रिकशल्यन के रूप में। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि दोहरे निषेचन का महत्व क्या है। तो ध्यान दें, सत्य निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण अगली पीढ़ी है। नंबर 2 त्रिकशल्यन, त्रिकशल्यन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कोशिका बनती है जो भ्रूणपोष का निर्माण करती है और भ्रूणपोष होता है वो परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है और केवल पोषण ही नहीं, यह भ्रूणपोष त्रिगुणित प्रकृति का होता है और जो 3n अवस्था सिर्फ और सिर्फ भ्रूणपोष में ही पाया जाता है, बाकी किसी भाग में ऐसा पाया नहीं जाता है। तो यह है आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन और उसका महत्व। रिमेनिंग पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।